वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्रोविडेंट फंड की ये क्लास नंबर आपकी दूसरी होने वाली है। पार्ट 2 बोलेंगे इसको। पार्ट 1 में बेसिकली हमने आपको जीपीएफ के बारे में बताया, उसके एडवांस के बारे में बताया, विड्रॉल के बारे में बताया, साथ के साथ कुछ बेसिक सा आइडिया आपको कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड का भी दिया। आप जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको सीपीएफ और जीपीएफ दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके हिसाब से हम बात करेंगे, ताकि आपको सीपीएफ के बारे में नॉलेज हो जाए। तो विदाउट एनी डिले आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। नेटर, आईसीएमआर, आईआईटी, एनआईटी और कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन जहां पर आपका सीसीएस रूल्स एंड सर्विस रेगुलेशंस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, मनत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बेहतरीन क्लासेस आपको देखने को मिल जाती हैं। तो प्रोविडेंट फंड की पार्ट 2 क्लास है, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बात करेंगे कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड और सीपीएफ के बारे में, जीपीएफ के बारे में। ये आपका सीपीएफ होता है और ये आपका जीपीएफ होता है। ठीक है। तो सीपीएफ की फुल फॉर्म आपको पता है, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है। इसमें देखो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन सीपीएफ एंड जीपीएफ, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। कल भी हमने आपको बताया था, इसमें एक टॉपिक आता है एमोल्यूमेंट्स। तो देखो, एमोल्यूमेंट्स के बेस पर अगर हम पढ़ेंगे तो ये है आपका जीपीएफ और ये है आपका सीपीएफ। तो इसके अंदर इमोल्यूमेंट्स में क्या था? जीपीएफ में पे था, लीव सैलरी थी, पे था, लीव सैलरी थी, और क्या था इसके अंदर इमोल्यूमेंट्स में, जब हमने आपको जीपीएफ के बारे में पढ़ाया था? कोई भी रिम्यूनरेशन अगर मिलता है, ठीक है, रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन खासकर फॉरेन सर्विस वाला, फॉरेन सर्विस, ठीक है, ये था। लेकिन सीपीएफ में क्या है, ये चेंज हो जाता है। सीपीएफ में ये चेंज हो जाता है कि जीपीएफ वाला तो रहेगा ही रहेगा, साथ के साथ में प्लस में कोई वेज है, ठीक है, वो इसके अंदर ऐड हो जाती है। कोई वेज अगर प्रोवाइड करता है तो वो इसके अंदर एडिशनल हो जाती है। एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है आपका कि एप्लीकेबल किस पर है। एप्लीकेबल, एप्लीकेबल का जरूर फर्क है इसके अंदर। वो तो सारे के सारे सिविलियन एम्प्लॉयज पर है। इसमें हमने आपको बताया था किस किस पर एप्लीकेबल है। टेम्पररी, जो अभी अंडर प्रोवेशन है, परमानेंट, एक रीएम्प्लॉयड पेंशनर्स, ठीक है, कल की क्लास में आपको बताया था ये। लेकिन ये एप्लीकेबल किस पर है? ओ, ये मिस्टेक हो गया। ये पॉइंट हमने जो यहाँ पे लिखे हैं ना सारे के सारे, ये पॉइंट इस तरफ आने थे यहाँ पे, क्योंकि ये जीपीएफ में अवेलेबिलिटी है। कोई नहीं, इसको कर लेना आप। अब यहाँ पे जो सीपीएफ में है, यहाँ पे हम स्टार लगा देंगे और आपको बता देंगे। सीपीएफ में क्या हो जाता है, एडमिसिबिलिटी या एप्लीकेबिलिटी, नॉन पेंशनेबल गवर्नमेंट सर्वेंट, नॉन पेंशनेबल गवर्नमेंट सर्वेंट, जिनको पेंशन नहीं मिलनी, वो कंपलसरी है कि इसको ज्वाइन करेंगे। कंपलसरी टू ज्वाइन, टू सब्सक्राइब। आप अपने तैयारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें, और जो नॉन पेंशनल गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके लिए कंपलसरी सब्सक्राइब करना है सीपीएफ को, दैट इज कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ठीक है। कंट्रीब्यूशन का भी इसमें फर्क था। उसमें आप 6% कर सकते हो कॉन्ट्री, इसमें जो है आप 10% का रहता है एमोल्यूमेंट्स का, ठीक है, मिनिमम। तो तीसरा जो पॉइंट रहेगा हमारा, ये होगा जीपीएफ और ये होगा सीपीएफ। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन कह देते हैं हम, कंट्रीब्यूशन मिनिमम, यहाँ पे 6% था, इसमें आपका मिनिमम आ जाता है 10%। ठीक है। चलो, फोर्थ पॉइंट जो आएगा, फोर्थ पॉइंट में हम अगर देखते हैं एडवांसेस को देखते हैं। एडवांस, इसमें आपको पता है 12 मंथ की बेसिक, 12 मंथ पे, या 3/4 ऑफ accumulated, accumulated in
जीपीएफ, तो जीपीएफ में जो 3/4 है उसको निकाल सकते हो, या 12 महीने का जो है आप एडवांस है उसको ले सकते हो। लेकिन इसके अंदर जो एडवांस का प्रोविजन है वो इतना नहीं है। इसके अंदर एडवांस कितना है, इसके अंदर जो आपको एडवांस देखने को मिलेगा, तो ये हमने आपको कल भी बताया, एडवांस इसमें क्या है, इसमें 3 मंथ की पे, 3 मंथ्स पे, या हाफ ऑफ क्रेडिट। कौन सा क्रेडिट, जो आपने सब्सक्राइब किया हुआ सब्सक्रिप्शन है, जो आपका जितने पैसे आपके जमा हैं सीपीएफ के अंदर, उसका हाफ प्लस में आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी उस पर इंटरेस्ट गेन हुआ है अभी तक वो, उसका आधा या ये, लेकिन निकलेगा कौन सा, विच एवर इज लेस, वो दोनों में कॉमन है लेस, और इसमें से भी वही निकलेगा जो लेस है। ठीक है, या तो 3 महीने की पे आपकी कम होनी चाहिए, या आपका आधा जो क्रेडिट है सब्सक्रिप्शन और इंटरेस्ट का वो कम होना चाहिए। मतलब जो इन दोनों में से कम होगा वो आप एडवांस ले सकते हो। तो ये एडवांस का प्रोविजन है। ठीक है, बाकी आप देखोगे कोई चेंज नहीं है, जितना जितना चेंज है हमने आपको बता दिया इसके अंदर। बाकी आप देखते हो ये सब कुछ सेम ही होता है। ठीक है, क्या होता है, सब कुछ सेम ही होता है। चलो, जीपीएफ सीपीएफ का क्लियर हो गया। जीपीएफ वर्सेस सीपीएफ, ठीक है, ये क्लियर कर दिया है। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यू मे कमेंट और आस्क। क्लियर। चलो, अगला देख लेते हैं कि इसके अंदर अगर आप देखते हो तो इंश्योरेंस भी होता है। तो जो भी आप डिपॉजिट करते हो, तो डिपॉजिट से लिंक्ड जो भी इंश्योरेंस स्कीम है, लिंक्ड इंश्योरेंस, उसके क्या रूल्स है, उसका क्या प्रोविजन है, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो जब भी कोई इंश्योरेंस का तो सिंपल सा फंडा है कि अगर सब्सक्राइबर है जिसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, चाहे वो जीपीएफ सब्सक्राइब करता हो या सीपीएफ करता हो। ठीक है, तो यहां पे हम ऐसे लिख देते हैं कि डेथ का अगर केस हो जाता है, और डेथ जो होती है वो करीब करीब 5 साल की सर्विस के बाद होती है। 5 साल सर्विस, ये कंडीशन है जो आपको समझानी है। 5 साल की सर्विस के बाद अगर डेथ होती है और वो एम्प्लॉय जीपीएफ या सीपीएफ का सब्सक्राइबर है, तो उनको एक एडिशनल अमाउंट भी दे दिया जाता है। क्या होता है, उसको जो है एक एडिशनल अमाउंट भी दे दिया जाता है। कैसे दे दिया जाता है, रूल अगर आप पढ़ोगे साफ साफ लिखा होगा जितनी भी इंश्योरेंस की स्कीम्स होंगी, क्योंकि 5 साल की सर्विस है एम्प्लॉय की, उस सर्विस के बिहाफ पर यहां पे हम लिख देंगे एडिशनल, एडिशनल अमाउंट दे दिया जाएगा उनको। कब दे दिया जाएगा, उसकी भी कंडीशन है, अगर जो उनका बैलेंस है वो इससे कम ना हो। एडिशनल अमाउंट कब दिया जाएगा, जब, एक लिमिट आपको बताएंगे अभी ग्रेड पे के हिसाब से। तो जो भी हम बुक्स में पढ़ते हैं तो पुराने ग्रेड पे के हिसाब से दिया हुआ है वो, उस टाइम पे ग्रेड पे है जो कम हुआ करती थी, है ना। तो मैक्सिमम 4800 जो ग्रेड पे है, 4800 ग्रेड पे एंड अबव, उनका जो मिनिमम बैलेंस है, मिनिमम हमने बोला कि मिनिमम से, मिनिमम का ध्यान रखना है, तो मिनिमम उनका 25,000 है, तभी मिलेगा आपको। अगर मिनिमम से भी डाउन चला गया फिर नहीं मिलता, फिर तो आपने ले ही लिए होंगे मैक्सिमम पैसे, उसमें छोड़ा ही नहीं कुछ, ऐसा प्रोविजन है। तो इनका 25,000 हो जाता है। और लो लेवल पे अगर बात करते हैं 1400 ग्रेड पे, ये पुराने उसका है, ये अगर आप देखोगे तो ये 6th सीपीसी का है जो हमें पढ़ने को मिलता है। तो 1400 की जो ग्रेड पे है उसके हिसाब से मिनिमम पे है जो होना चाहिए 6,000 रुपये। कितना होना चाहिए मिनिमम मंथली बैलेंस, ये मंथली बैलेंस है, मंथली बैलेंस। ठीक है, अब सीपीएफ में थोड़ा सा ये टेबल अलग है। सीपीएफ में आप देखोगे तो 25,000 वाले की जगह 12,000 ही आपको देखने को मिलेगा, 6,000 की जगह आपको 3,000 ही देखने को मिलेगा। तो इसमें इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, चल,
एडिशनल अमाउंट का एक फैक्ट और है जो आपको समझा देते हैं, जो इंश्योरेंस की स्कीम के अकॉर्डिंगली दिया जाता है एडिशनल अमाउंट। तो एडिशनल अमाउंट में एक पॉइंट जरूर लिखा हुआ है कि वो इक्वल होगा, एडिशनल अमाउंट है जो वो इक्वल होगा एवरेज बैलेंस के। 3 साल की जो हमने मिनिमम बोला था ना आपको, 3 साल, 3 साल का मतलब हो जाता है 36 महीने। 36 महीने के जो आप देखोगे एवरेज बैलेंस, एवरेज बैलेंस, और एवरेज जो बैलेंस है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम टू 60,000। 60,000 रुपए तक का मैक्सिमम रहेगा, 36 महीने का एवरेज बैलेंस रहेगा, इतना एडिशनल अमाउंट आपको मिलता है। ठीक है, यही कंडीशन यहां पे नोट कर लेना आप, ये कंडीशन हमने जीपीएफ वालों के लिए बताई है। सीपीएफ में सेम यही कंडीशन क्या है, सीपीएफ के अंदर ये हाफ हो जाता है। कितना हो जाता है, वो हो जाता है आपका 30,000 रुपए। कितना हो जाता है, 30,000 रुपए सीपीएफ के लिए हो जाता है। क्लियर? चलो, अब हम बार बार इस वर्ड को यहां पे हैश लगा देते हैं, बैलेंस। इस हैश को आपको समझा देते हैं, बैलेंस। ये जो बैलेंस है ना, इसका बार बार कहने का मतलब यही है कि लास्ट मंथ के जो 3 साल का जो पीरियड है ना, वो आपका इंटरेस्ट जोड़ के रहेगा, इंटरेस्ट एडेड। ठीक है, ये आपको पता है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव वर्ड, इंक्लूसिव यानी रहेगा उसमें इंटरेस्ट। ये मत सोचना आप कि विदाउट इंटरेस्ट का होता है वो बैलेंस। बैलेंस में आपका इंक्लूसिव होता है इंटरेस्ट भी। ठीक है, जब पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप बात करोगे, मार्च के अंदर, तब की बात ये की जा रही है। चलो, ये स्कीम के बारे में बेसिकली बता दिया आपको कि क्या कंडीशन है, कितना ये एडिशनल अमाउंट है जो प्रोवाइड कर देते हैं, उसके हिसाब से है। अब कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि आपने पैसा निकालना है प्रोविडेंट से। कैसे निकालना है कि आपने हिसाब किताब करना है, तो उस हिसाब किताब को बोलेंगे फाइनल, फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट के कई तरीके हैं। पहला तरीका फाइनल पेमेंट, एक तो ये होगी जब आप जॉब ही क्विट कर दो, ये केस है, या कोई रिमूव हो जाए, या उसको डिसमिस कर दिया जाए। ठीक है, या वो अपना लीव प्रिपेटरी टू रिटायरमेंट पर चला जाए, एलपीआर हो जाए, या किसी मेडिकल ग्राउंड पर, मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर कर दिया जाए, रिटायर कर दिया जाए, तो उस केस में क्या होगा, फाइनल पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। ये है भाई फंडा, सिंपल सा। ठीक है, अब ये जो डिसमिस वाला है ना, डिसमिस वाला, अगर डिसमिस वाला यहां पे लिख देते हैं री इंस्टेटेड, री इंस्टेटेड होता है दोबारा से अगर सर्विस में आ जाए, री इंस्टेटेड इन सर्विस, तो क्या करना पड़ेगा, उसको वो रीपे करना पड़ेगा। यहां पे इस चीज को नोट कर लेना, रीपे करना पड़ेगा। भाई आपको पैसा तो मिल गया, लेकिन अब आप रीइंस्टेटेड हो गए, दोबारा सर्विस में आ गए, तो आपको वो पैसा रीपे करना पड़ेगा, ये लिखा हुआ। और उसी रेट से रीपे करना पड़ेगा जिस रेट के हिसाब से वो आपको जो है मिला है, इंस्टॉलमेंट में मिला है या जैसे भी मिला है। ठीक है, यही प्रोसीजर आपका एलपीआर पे काम करता है। तो यहां पे हम डू लिख सकते हैं, डू, ये ऊपर वाले का डू, एज इट इज ऐसे ही। लीव प्रिपेटरी टू रिटायरमेंट है भाई, उस हिसाब से ही ये सेम ऐसे काम करेगा। अब किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी सर्विस ब्रेक के बिना ही वो चला जाता है, तो क्या होगा, अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है, सीधी सी बात है। ठीक है, रिजाइन का केस होता है जब रिजाइन, रिजाइन में समझना है टेक्निकल, यही था वो जो हमने आपको बताया, विदाउट एनी सर्विस है और टेक्निकल रेजिग्नेशन है। तो टेक्निकल रेजिग्नेशन में क्या हो जाता है, आपका जीपीएफ ट्रांसफर हो जाता है, जीपीएफ ट्रांसफर, बस सिंपल सा फंडा है। ठीक है, टेक्निकल रेजिग्नेशन पर हो जाता है जीपीएफ के रूल्स में। अब चलो, एक सवाल शायद आता होगा, यहां पे सवाल लिख लेते हैं। जीपीएफ जीपीएफ करे जा रहे हैं, कल हमने लिखा भी था आपके लिए, जनरल प्रोविडेंट फंड, सीएस बोलते हैं, सेंट्रल सर्विसेज रूल्स। तो ये रूल्स का जो है सन 1960 होता है, जैसे हम हर किसी का बताते हैं, कंडक्ट का 1964 बताते हैं आपको, है ना, सीसीए का आपको 1965 बताते हैं।
एलटीसी का 1988 बताते हैं, लीव का 1972 बताते हैं। तो ऐसे ही जीपीएफ सीएस के रूल्स में 1960 आता है आपका जीपीएफ का। ठीक है, तो ये सवाल भी है और ये इसका आंसर भी है। ठीक है, चलो साथ के साथ ही बता दिया। अब टेक्निकल रेजिग्नेशन में क्लियर हो गया। तो टेक्निकल रेजिग्नेशन का कई बार अगर आपसे रूल पूछ ले, रूल, तो रूल नंबर 35 होता है ये, रूल 35 ऑफ जीपीएफ। चलो, अब आपको रूल भी याद हो गया, ये चीज आप याद रख लेना। ठीक है, जीपीएफ की स्टेटमेंट होती हैं, जैसे बैंक की हमारी स्टेटमेंट होती है, तो आप ऐसे ही स्टेटमेंट ले सकते हो। तो स्टेटमेंट आपको एनुअली मिल जाती है, एनुअल स्टेटमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो वो किस, क्वेश्चन यहीं पे आ जाता है, किस फॉर्म में मिलती है, किस फॉर्म में, तो यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। वो होती है आपका फॉर्म नंबर 49, 49 नंबर फॉर्म होता है जिसके अंदर आपको एनुअल स्टेटमेंट देखने को मिल जाती है। ठीक है, और कब तक मिल जाती है? 31 जुलाई, 31, ये 31 है बच्चों, ठीक है, 31 जुलाई एवरी ईयर, 31 जुलाई एवरी ईयर उनको मिल जाती हैं। चाहे जैसे पहले तो ऑफलाइन चलता था तो डिस्पैच करते थे, आजकल क्या है, ऑनलाइन भी अगर आप चाहो तो ऑनलाइन स्टेटमेंट है जो इसकी मिल जाती है, या आपका एम्प्लॉयर है वो आपको पूरी की पूरी स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, अब आपने केस पे केस याद करने हैं। केस याद करने हैं, व्हेन एम्प्लॉय डाइज इन सर्विस, ये नया पॉइंट आ गया। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा, अगर नॉमिनेशन है तो नॉमिनेशन को मिलेगा वो पोर्शन, लिख लें, नॉमिनी, तो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट, जिसको जितना परसेंट लिखा है उतना परसेंट दे दिया जाएगा। अगर नॉमिनी नहीं है, सोचो अगर नॉमिनी नहीं है, तो जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनको इक्वली शेयर दे दिया जाता है। ये आप याद रखना, नॉमिनी, नो नॉमिनी, नो नॉमिनी है ना, तो इक्वल शेयर टू फैमिली मेंबर्स, तो फैमिली मेंबर्स को इक्वली शेयर दे दिया जाता है। ठीक है, अब एक चीज याद रखनी है, नो नॉमिनी में अगर बच्चा, उनका जो बेटा है, सन, अगर वो माइनर नहीं है, यानी कि मेजर है, मेजोरिटी ले ली है उन्होंने उम्र, तो उनको नहीं मिलेगा। बेटी है और वो मैरिड है, उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उनके तो हस्बैंड अलाइव है, इसलिए नहीं मिलता। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये आपने याद रखना। और इसके बाद अगर कोई फैमिली ही नहीं है, तो यहां पे लिख देते हैं हम नो फैमिली। अगर नो फैमिली का केस है तो क्या होगा? फैमिली नहीं थी लेकिन नॉमिनेशन था, नॉमिनेशन था, तो जिसको नॉमिनेशन था उसको मिलेगा, सिंपल। फैमिली नहीं है लेकिन किसी ना किसी को नॉमिनी वो बना के गए तो उनको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहीं से एक सवाल निकल के आता है, ये रहा सवाल आपका क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर जो सन है इज अ माइनर, जिनको मिलना है, मेजर तो नहीं है वो, अब कैसे मिलेगा भाई? तो जो प्रोविडेंट फंड की पेमेंट है, माइनर के केस की बात कर रहे हैं ये, तो अगर कोई गार्जियन है ही नहीं उस पर्सन का जो माइनर है, तो बिना किसी गार्जियनशिप के उनको दे दिया जाता है पेमेंट। लेकिन वो 10,000 रुपए तक ही नेचुरल गार्जियन को मिलेगी, 10,000 रुपए तक। माइनर तो है लेकिन जो भी नेचुरल गार्जियन उन्होंने बनाया हुआ है उसको पेमेंट मिल जाएगी 10,000 रुपए तक। और कोई नेचुरल गार्जियन है ही नहीं, तो जो भी आपका हेड ऑफ द ऑफिस है उनके बिहाफ पे, माइनर के बिहाफ पे
जो लेना चाहे तो फिर उनको दिया जाता है। तो लिख दें ये भी, नो नेचुरल गार्जियन, ये भी एक सवाल है, नो नेचुरल गार्जियन। तो क्या होगा फिर, जो पर्सन फिट, तो पर्सन डीम्ड फिट बाई हेड ऑफ ऑफिस, ये HOO इसीलिए लिखा है हमने, हेड ऑफ ऑफिस जो भी है उसको दे दिया जाएगा। किसके? बिना गार्जियनशिप सर्टिफिकेट के, बिना गार्जियनशिप सर्टिफिकेट के, क्योंकि पैसा सरकार तो रखेगी नहीं, किसी ना किसी को देगी, चाहे सन माइनर ही हो। ठीक है, तो एक ये केस था जो हमने आपको समझाया। ठीक है बच्चों, चलो, अगर अब आपके कुछ सवाल हैं तो आप सवाल भेज सकते हो। क्लास तो आप देख रहे होंगे करीब करीब 20 मिनट्स के से क्रॉस कर चुकी है आपकी, तो पॉसिबिलिटी यही हमने बोला था, प्रोविडेंट फंड आपका पार्ट 2 के अंदर हम खत्म करवा देंगे। ठीक है, तो जितना जरूरी है आपके लिए उतना हम आपको करवाते चल रहे हैं। ठीक है, अब फाइनल पेमेंट हम उनकी भी बात कर लेते हैं। फाइनल पेमेंट जो रिटायरी हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, रिटायर, उनको कैसे मिलेगी भाई, ये भी एक सवाल है। तो जो रिटायर हो ही रहे हैं उनको मिल जाएगी भाई, क्या बिना किसी टेंशन के मिल जाती है, आपको पता है। ठीक है, तो GPF का जो लंप सम अमाउंट है, लंप सम उनको दे दिया जाता है, सिंपल सी बात है, और टाइमली पेमेंट हो जाती है, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं होता। ठीक है, किसी तरह का कोई डिले नहीं होता। चलो, अब आपके कुछ सवाल अगर आते हैं तो बेसिकली आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास जब भी हम लेंगे तो आपके क्वेश्चंस का जवाब हम देंगे। ठीक है, चलो, तो डेफिनेटली आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। प्रोविडेंट फंड हमने हर तरह से क्लोज कर दिया है, चाहे अब आप ICMR का पेपर दो हमारी तरफ से, चाहे आप अपने एम्स के लिए पढ़ो, चाहे आप आने वाले टाइम में पेपर आने वाला है नेटर ASO का, उसके लिए पढ़ो, चाहे आप SGPGIMS के लिए पढ़ रहे हो, स्टेनो के पेपर के लिए या किसी और पेपर के लिए, अकाउंट ऑफिसर के पेपर के लिए, तो ये क्लासें डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, कोर्स की इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो अवेलेबल है, क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या प्रोवाइड नहीं करेंगे, एवरीथिंग क्लियर। रिसेंटली आपने देखा होगा एक बच्चे की यूट्यूब पर कमेंट थी, उन्होंने बोला था कि ये नहीं पता था कि यूट्यूब की वीडियोस और जो कोर्स के अंदर वीडियोस की PDF हैं वो सेम रहेंगी। तो ये हमने वीडियो में साफ साफ बोला हुआ है, अलग से कोई क्लास नहीं है, फ्री में आप यही क्लास है देखो, लेकिन ये PDF हमारे पेड मेंबर्स को अवेलेबल होगी। PDF के बाद इस प्रोविडेंट फंड के जितने भी MCQ की PDF होगी वो केवल पेड मेंबर्स को अवेलेबल होगी। कोई मॉक क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कराएंगे तो वो उनको प्रोवाइड कराएंगे, क्विज अगर प्रोवाइड कराते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम भेजते हैं तो वो उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो डेफिनेटली फर्क तो है, लेकिन अगर आपको नीड नहीं है तो डोंट वरी, आप यूट्यूब पर कंटिन्यू करिए, कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको क्वेश्चंस भी चाहिए, वो क्वेश्चंस चाहिए जो पेपर्स में आए हैं, तो जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, बाकी सजेशन आपके लिए इनवाइटेड रहेंगे, जो भी आप सजेस्ट करते हो उस पर हम फोकस करते हैं। तो मिलेंगे नई क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू, सी यू सून।